Brought to you by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आज की पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आपकी पंक्तियां। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया, अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो नेपाल@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज अपने कने अतिथि है इंजीनियर लक्ष्मण अग्रवाल जी, जो कि नेपाल सरकार में पिछला करीब 30 वर्ष नौकरी करया। उनके बाद भी अभी नेपाल सरकार की कई संस्थान वगैरह में रिप्रेजेंट करता आया है और जहाँ नेशनल ट्रेडिंग का जीएम रहा, तो तत्कालीन रॉयल ड्रग्स लिमिटेड जो अब नेपाल ड्रग्स के नाम से जानी जावा है, उनका जीएम भी रहोड़ा है। भी साल ट्रेडिंग के बोर्ड का अध्यक्ष भी रहोड़ा है, साल ट्रेडिंग के बोर्ड में मेंबर भी रहोड़ा है और अभी जो है नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बोर्ड में बोर्ड मेंबर के रूप में नियुक्त है। आओ इना को कार्यक्रम में स्वागत करें। कार्यक्रम में थारा स्वागत। धन्यवाद। या इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी है इन्हें दीर्घकालीन रूप से समाधान करने के लिए थारी क्या सोच है, या यूं कहा एनईए के थे जो बोर्ड मेंबर के रूप में गया हो, तो क्या सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हो? को दीर्घकालीन समाधान तो जो लोड शेडिंग और विद्युत की जो कमी है, ये तो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट जो है जलाशय युक्त प्रोजेक्ट सब बनाने से ही समाधान हुआ हो, मगर उसके वास्ते बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए। उसके व्यवस्था करने में भी कठिनाई है। ये वास्ते बीच में गवर्नमेंट की नीति क्या निकली कि स्मॉल साइज और मीडियम साइज का प्रोजेक्ट ने पहले अपने रिसोर्सेज से इन्हें से आप शुरू करा और बी नीति के अंतर्गत अभी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट और मीडियम टाइप का हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है नेपाल सरकार शुरू करी है और मैं बहुत ही योजना को काम साइमल्टेनियसली अभी चल रहा है। अच्छा, जहाँ बचपन से सभी कोई सुनता आया कि जल स्रोत को धनी देश नेपाल और नेपाल की जनता 18 घंटा तक की लोड शेडिंग का मारने खपने के लिए मजबूर है, तो इनको जल स्रोत को सही उपयोग क्यों को नहीं हो पा रही अभी तक? इनको मुख्य कारण मैं जो समझू हूं कि पंचायती व्यवस्था में भी इनको बहुत सामने आया कि इन्हें करा मगर विभिन्न पॉलिटिकल कारण से, राजनीतिक कारण से कोई प्रोजेक्ट आगे को नहीं बढ़ा। और आज भी ये व्यवस्था में भी मने लगा है कि अभी बड़ी प्रोजेक्ट के बढ़ने में बड़ी दिक्कत है। और इनमें जब तक मैं समझूं कि पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं होगा सब पार्टियां ने मिलकर, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की चीज है, इन्हें सब ने एक जगह बैठ करके सब पार्टियां ने सहमति जाना ये प्रोजेक्ट अपन आगे ले जाना है। बी टाइप का कमिटमेंट होया जो देश आगे बढ़ता देरी को नहीं लगा, मगर बा कमिटमेंट की अभी भी मैं बहुत कमी देख रहा हूँ। तो लेकिन जगह जगह नेता लोग आपस में बैठ के और पब्लिकली कमिटमेंट्स तो दिखावा है कि हम कमिटेड छौ देश में से विकास करने का लगी। अब तो अहिले बीच में थाने याद होगा कुछ दिन पहले मोर्चा का 4 नेता एफएनसीसीआई के कार्यक्रम में हाथ मिला करके आप बाधक को नहीं बना आज से और सामूहिक रूप में आगे बढ़ेगा विद्युत में उत्पादन के काम में, मगर वो व्यवहार में उतरे को नहीं अभी तो। अच्छा, एक जहाँ एनईए हो या अन्य कोई भी जहाँ संस्था के बोर्ड मेंबर बनने के लिए या सीईओ में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट सीईओ होने के लिए ये सब पद जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का पद है और इनमें सुना कि जहाँ आर्थिक लेन देन बिना ये काम हुआ को नहीं, तो अगर बा चीज हुआ
तो कोई भी आदमी अगर नियुक्त होकर जावा गो जगह में तो लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन वो क्या एक्सपेक्ट कर सका। ये बात पे मैं सहमत को नहीं। मैं आपको केस ले हूं 2049 साल में मैं सह सचिव के पद से रिटायर हुए जल स्रोत मंत्रालय का, और उसके बाद आज तक विभिन्न बोर्ड में, विभिन्न संस्था के प्रमुख में मैं काम करते आया हूं, और मैंने आज तक एक पैसा मैंने को नहीं देना पड़ा। यो मैं ठोक के बता सकूं हूं। यो हो सका है कि मेरा बैकग्राउंड देख करके, माइनॉरिटी ग्रुप को आदमी समझ करके गवर्नमेंट कंसिडर करी हो कि माइनॉरिटी ग्रुप से आवा है, इन्होंने भी सुविधा देनी चाहिए, इन्होंने भी आगे बढ़ाना चाहिए, वो भी सोच हो सका है। और मेरी बैकग्राउंड देख करके मेरी नियुक्ति हुई है आज तक। टाइम टाइम में सुना जहाँ विद्युत चुहावट और चरम भ्रष्टाचार यानी एक मुख्य समस्या है, इनको समाधान क्या हो सके? में मुख्य क्या है कि थारे विद्युत चुहावट दो तरीका से मेनली हुआ है। एक तो प्राविधिक चुहावट कहाँ है ना, और एक मैन मेड चुहावट है। प्राविधिक चुहावट करीब 10-11% आप समझा है कि 10-11% चुहावट है। वो भी धीरे धीरे पुराना ट्रांसमिशन लाइन है, ये सब है, जाल फैला है पुराना तार का, उन्हें बदल करके नया लगावा, अच्छो क्वालिटी को तार लगावा, कंडक्टर लगावा, तो संभव है कि वो चुहावट भी कम हुआ है, कम सा। दूसरा चुहावट है जहाँ की पब्लिक चोरी करा है, जहाँ की डायरेक्ट हुकिंग से, पोल से ही हुकिंग करके लोग बिजली लेवा है। प्लस जो है बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज लोग घर घर में, इंडस्ट्री को नहीं बोला, घर में भी यो है कि आदमी प्राधिकरण के कर्मचारी से मिल करके कोई एडजस्टमेंट करके कोई पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये आपा सुना है, और मेरे समझ से हो सका कुछ हद तक सच्चाई भी हुआ ही। मैंने पूरा इनकार नहीं करूं हूं। अब ये में सरकार बहुत विद्युत प्राधिकरण प्रयत्नशील है कि ने कहीं कम करा। इस सिलसिले में मैं इतना बताना चाहूँ, अभी तत्काल में हाल की स्थिति क्या है। पहले 30% 32% चुहावट थी, और आज के दिन में करीब 25-26% है। 4-5% की कमी हुई है, और आपा में और इन्हें कम करने के पीछे आपा लागेड़ा है। तो यह बात तो हुई चुहावट, विद्युत चुहावट। सागे सागे प्राधिकरण में भ्रष्टाचार भी चरम में है। उन चीज को रोकने को उपाय की उनमें भी आपा उनमें लागेड़ा है कि कई इन्हें नियंत्रण हो सका है। जो इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार है, इन्हें गणना से विभिन्न उपाय की तरफ स्टडी हो रहे है। और उनमें एक यह है कि विभिन्न तरह का मीटर आवा है आजकल, एनर्जी मीटर, जो उन्हें एडजस्ट करना कोई के वास्ते असंभव है खोल करके। तो वो सब एनर्जी मीटर भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में कई जगह लाके बस फुल कंप्यूटराइज्ड है वो, और थे आपको नोटबुक में कनेक्ट करके सब चीज, सब डिटेल्स देख सको थे आप खुद भी। तो भैया को सब चेंज करने में बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मैं क्रमशः विद्युत प्राधिकरण के तरफ भी विचार करके क्रमशः कर रही है। और ये जो हुकिंग को प्रॉब्लम चारों तरफ है, मैं लोग देखा, हाँ आंख से देख रहे हैं हुकिंग हो रही है, चोरी हो रही है, मगर ये थारो उठे का कर्मचारी लोग लोकल लोगों से डर रहा है। कई जगह मारपीट होगी, सिर फोड़ दिया कर्मचारी लोगों का लोकल लोग, और उनमें स्थानीय प्रशासन सब जगह नहीं पहुंच सका है। ये दूर दराज में गांव सब में सब बहुत ज्यादा है। अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो कंट्रोल हो जाओ, क्योंकि उठे प्रशासन को भी साथ रहा है, मगर दूर दराज में सब जगह चोरी, मैक्सिमम चोरी हो रही है। अब वो सब चोरी में थोड़ा सा अभी टाइम लगा हुआ इन्हें करने में। या तो थे जो बोल रहे हो पब्लिक की तरफ से इंटरफेरेंस के कारण से हो रही है, लेकिन दूसरी यह भी तो देखा है ना कि जहाँ कर्मचारी के चलते पब्लिक को हैरेसमेंट इतना हुआ है कि वो भ्रष्टाचार में अगर संलग्न नहीं होगा वो, तो उनको काम कभी बढ़ाए को नहीं। ये चीज ना रोकना को रास्ता है कि नहीं? अभी मेरा आपको ख्याल है कि एक तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एजुकेशन पब्लिक में बहुत जरूरी है। देखो इनमें दोनों आदमी दोषी है, लेने वालों भी देने वालों भी। अब देने वालों आगे बढ़ करके देवा है तो थोड़ा सा प्रलोभन में
ले आवा है कर्मचारी लोगों ने। अब कर्मचारी लोग इतना लो पेड है, उन्हें की जरूरत इतनी ज्यादा है सबकी कि प्रोग्राम में कितना आदमी आ जावा है, कितना आदमी नहीं भी आवा है। मैं सब कर्मचारी ने दोस्त को नहीं देने के वास्ते, पर सर्टेनली यहाँ का काम हुआ है। जो भी उत्पादन करता है बिजली को, उन्हें आज एनईए के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा है पीपीए के लिए, जिसके कारण से एक समझ लो वो चीज ने कॉम्पिटिटिव बनाने को रास्तों के हो सके है। अभी अपने देश की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि अभी कंपटीशन को सवाल मैं नहीं देख रहा हूँ, स्थिति नहीं देख रहा हूँ। अभी आपने देश के वास्ते बहुत पावर चाहिए। अभी कंपटीशन तो बात की चीज है। अभी तो आपने नीड कहीं फुलफिल करना, ऊपर सबको ध्यान केंद्रित है। अब ये में क्या है कि पीपीए कर रहा है, खरीद करता है एनईए, लाइसेंस देवा मंत्रालय, डेवलप करवावा है विद्युत विकास विभाग, और एनईए बोला कि मैं पीपीए करूं ही को नहीं। मंत्रालय ने करने से या विद्युत विभाग के करने से मैं को नहीं करूं। एक तरफ तो इन्वेस्टर लोग करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है इस प्रोजेक्ट में, और पीपीए नहीं होने से बहुत परेशान है लोग इन्वेस्टर। एनईए अभी थे ही खुद बोलिया कि आपने कहना पावर की इतनी कमी है कि अभी कंपटीशन की कोई जरूरत ही को नहीं, जितना भी पावर जनरेशन होगा वो अपने लिए है। तो वो अगर बाई स्थिति है तो फिर एनईए पीपीए करने से क्यों डरा है, क्यों को नहीं? ओके, रीजन है कि जितना भी ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है सब रन ऑफ द रिवर पे निर्भर कर रहा है। और इनमें सब में क्या है कि बरसात में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जाड़ा में कम होगा, और अपन जाड़ा में शॉर्टेज बहुत ज्यादा है ड्राई सीजन में। तो इन्हीं को कहना है कि मैं यो सब ले लूंगा तो मेरा सरप्लस हो जाए बरसायाम में मेरा यो सरप्लस हो जाए, मने तो पैसा देना पड़सी प्रोजेक्ट है, तो मैं कट्ठे से दूंगा कि तो कोई व्यवस्था होनी पड़ी, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह बनना चाहिए कि इंडिया आप भेज सका, चाहे और दूसरी जगह तो आती को नहीं, इंडिया सरप्लस पावर भेज सका, भैया की व्यवस्था भी है को नहीं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन अभी कट्ठे ही को नहीं। अच्छा, अब एक छोटो सो ब्रेक लेवा हाँ, ब्रेक के बाद बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, पितृपक्षलाई अर्को के नामले पनि चिन्न सकिन्छ? अप्सन ए माता तीर्थ औंसी, अप्सन बी ऋषि तर्पणी, अप्सन सी सोह्र श्राद्ध, अप्सन डी कुशे औंसी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महीना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं इंजीनियर लक्ष्मण अग्रवाल जी से, और वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। जी हाँ, थे नेशनल ट्रेडिंग का जीएमबी रहेगा हो, तो नेशनल ट्रेडिंग ने रिवाइव क्यों को नहीं कर पाया? ओके, एक तो बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, आपा व्यापारिक परिवार से आवा हम, थोड़ो सो व्यापार नहीं भी कियो, जना भी देख सुन करके थोड़ा अनुभव तो है ही है कि व्यापार के यहाँ कियो जावा है। एक तो वो व्यापारिक प्रतिष्ठान जो यहाँ आज तक वो रन ही को नहीं करे। गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ है कि गवर्नमेंट व्यापारिक प्रतिष्ठान जो यहाँ रन करने की स्थिति को नहीं। हर चीज में गवर्नमेंट को कंट्रोल है, नियंत्रण है। इन्हें अगर आगे बढ़ाना है गवर्नमेंट ने, तो इन्हें फुल ऑटोनोमस कंपनी के रूप में स्टैब्लिश करना चाहिए नेशनल ट्रेडिंग लाइन, और पूरा अधिकार होना चाहिए
यहाँ व्यापारिक चाला है, व्यापारिक दृष्टिकोण से इन्हें जीएम ने, उनको प्रमुख ने, उठे के लोगा ने चलाने को अधिकार होना चाहिए, चलना चाहिए। मैं कोई कारण नहीं देखो हूँ कि यहाँ की व्यवस्था वहाँ पीछे क्यों को नहीं चालेगी नेशनल ट्रेडिंग, मैं कोई कारण देख ही नहीं रहा हूँ। यहाँ मैं थाने एग्जाम्पल दूँ, एक भारत में यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बोलो, भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है। वो भी कोई चीज मंगा, वो भी ई टाइप कोई काम कर रहा है, मगर उनको आज प्रॉफिट जो है 17-18 हजार करोड़ की ईयरली इनकम है। उनमें क्या है कि थे अरबों रुपया का परचेज कर लो, वो कठे मंत्रालय में को नहीं जाओ फाइल, उठे को सीईओ जीएम सबको ने पूरा अधिकार है, वो थे आप चलाओ जिया चलाना है, कठे हस्तक्षेप को नहीं। तो भैया के वातावरण उधर बनना पड़े, वो बने पीछे नहीं चलने के कारण मैं देख नहीं रहा हूँ। अच्छा जी, प्राइवेट सेक्टर की जो दवाई की फैक्ट्रियां हैं वह बहुत अच्छी सक्सेसफुल भी है, और दवाई की अपना जो नीड है वह नीड हाल भी आयात से प्रतिस्थापन को नहीं हो पाई है। तो इस स्थिति में भी जहाँ रॉयल ड्रग्स, तत्कालीन रॉयल ड्रग्स जो अब नेपाल ड्रग्स के नाम से जानी जावे, ते बठवी जीएम रहा, ब कंपनी क्यों डूब गई, ब क्यों को नहीं सर्वाइव कर सकी? उनमें क्या होगा कि अभी WHO को एक नियम आ गया कि हर एक दवाई की जो फैक्ट्रियां हैं वो GMP अंतर्गत होना चाहिए। GMP को मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसका सर्टेन क्राइटेरिया सब है, वो क्राइटेरिया मीट करनी पड़ा है, वो लाइसेंस लेनी पड़ा है WHO से GMP के लिए। वो करने वास्ते उरा को जो नेपाल औषधि लिमिटेड है, उसमें स्विट्जरलैंड से कटे से डोनेशन में आया मशीन, बहुत पुरानी मशीना है, और वो कदे चला है, कदे ब्रेक हुआ है। वो यहाँ के मशीना है कि उनको पार्ट्स भी को नहीं मिला, वो पार्ट्स निकाल करके इंडिया भेज करके फिर उन्हें लेथ वगैरह में बनवानी पड़ा है। अब एक बार ब्रेकडाउन होगी, वो पार्ट्स बनवाने में 4 महीना लग जाएगा, एक पार्ट्स बनाने में महंगा भी पड़ा है, बाद में स्पेशल बनवाओ तो लेथ मशीन में, तो वह मशीन सब काम लगने वाली को नहीं। और इन्हें बनाने वास्ते कम से कम 20-25 करोड़ रुपया की लागत है इन्हें, और वो गवर्नमेंट किया सब चेंज कर देगा, सारी मशीना हटा के नई मशीन GMP के स्टैंडर्ड के अनुसार से सारी मशीना आवे, ऑटोमेटिक मशीन आवे, तो मैंने नहीं लगा कि लॉस में जावा गो। थाने एक बात ही मैं वो भी बता दूं, मैं ये और प्राइवेट सेक्टर में जो फैक्ट्रियां हैं उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में यह चल सका है। आज नेपाल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत 2 अरब की बजट है खाली औषधि वास्ते, मेडिसिन वास्ते बजट, जो महाकाली से मेची तक सारा 14 अंचल में भेजना वास्ते 2 अरब की बजट। उतना ही नहीं, एक के बाद भी थारो आदमी को हॉस्पिटल है, प्रहरी को हॉस्पिटल है, शिक्षा को टीचिंग हॉस्पिटल है, ये सब अलग है, इनकी की रिक्वायरमेंट अलग है। मैं एक बार स्टडी किया था को 30 करोड़ की मेडिसिन आप बेचा बी फैक्ट्री से, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस में आ जाओ फैक्ट्री। 30 करोड़ पर ईयर? पर ईयर, ओके, जम्मा 30 करोड़। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें कर्मचारी को सैलरी भी सब निकल जाएगा, ओवरहेड भी निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा, और 30 करोड़ से ऊपर जाता ही प्रॉफिट में आ जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट ने कहो कि प्रपोजल दियो थो कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मैं 30 करोड़ को बोलूं हूं, 30 करोड़ को तो यही ले सका है स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत, ले ले तो यही चल जासी। और एक वास्ते मैं प्रपोजल भी दियो थो कि इन्हें अभी उद्योग विभाग अंतर्गत है, उद्योग विभाग से हटा करके इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत रख देवा, जिससे कि उनको भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उनमें, क्योंकि समझोगा कि अपनी फैक्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत फैक्ट्री है, इस वास्ते बाध्य हो जाओगे वो परचेज करने वास्ते, उठे से लेना वास्ते। उठे की जो आइटमा है सब आइटम तो कोई सवाल ही को नहीं, मगर जो स्पेशल आइटमा है बस सब ले सका है करके यहाँ प्रपोजल भी दियो था। वो प्रपोजल सब अवधारणा पत्र में दियो था अर्थ मंत्रालय में, अपने संबंधित मंत्रालय में, सब जगह, मगर वो पेंडिंग ही रही। मगर यह भी जो है एकदम प्रॉफिट में जाने वाली संस्था है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर सोच से आगे बढ़े तो या प्राइवेट फैक्ट्रियां से आगे निकल जाओगे। अच्छा, आम जनता की जहाँ डेली लाइफ में इसेंशियल नीड्स में बिजली, पानी, कुकिंग गैस, ये तीनों चीज है, लेकिन नेपाली जनता तीनों चीज की कमी में जीने के लिए बाध्य है। तो थे के सोचो जनता खुद कितनी जिम्मेवार है यो कमी में जीने के लिए?
जनता से भी ज्यादा आपने गवर्नमेंट की जो नीति है ना, वो की कमी के कारण जनता सफर कर दी है मेरे विचार में। अब गैस की ले लेवा, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ले लेवा, चारों तरफ आप देख रहे हैं कि 3 महीना 4 महीना हुआ है, वे लोग अल्टीमेटम देकर के पेट्रोलियम डीलर सब गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम देवा कि लोग हड़ताल करा, मेरी ये मांग पूरा करो, हड़ताल कर देवा। गैस वाला अलग हड़ताल कर देवा, ये बढ़ाओ नहीं तो हड़ताल कर देगा। प्राइवेट सेक्टर में जाना की बात आवा है, प्राइवेट सेक्टर में देना कि संशोधन नियम उका अगेंस्ट में लाग जावा, तो कठे न कठे गवर्नमेंट इना के आगे झुक रही है, मुझे लगा है। तो इको एक ही उपाय मैं देख रही हूं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्व करना हुआ, इन्होंने डाउन करना हुआ प्राइवेट सेक्टर में। वे भी आओ ना, पैरेलल में आओ ना, कंपटीशन में आओ ना, गवर्नमेंट के कंपटीशन में आओ ना। तो नेशनल ट्रेडिंग है, सॉइल ट्रेडिंग है, खाद्य संस्थान है, गवर्नमेंट का ये 3 ऑर्गेनाइजेशन आपका है। इसके अलावा था प्रहरी का कल्याण कोष है, आर्मी का कल्याण कोष है, इनका ने प्रशस्त पीसा है, आपका ही पीसा है, गवर्नमेंट ने कोई हेल्प करने की जरूरत को नहीं। तो मैं एक प्रपोजल दियो थो कि बिठा करके एक हाई लेवल कमेटी बिठा करके सब लोगों ने बोल देना, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, इतने लोग आपका पेट्रोल पंप सब जगह स्टैब्लिश करो, जठे आदमी ने सुविधा हो आदमी करे, जठे नेशनल ट्रेडिंग की सुविधा हो वो करे, साल ट्रेडिंग की सुविधा जठे हो वो कर लेवा। यहाँ करके हर जिला में, हर शहर में 3-4 यहाँ का पेट्रोल पंप या गैस डिस्ट्रीब्यूशन को काम भी ये लोग कर लेवा। तो ये आप ही जो प्राइवेट सेक्टर वाला जो गवर्नमेंट ने ब्लैकमेल करा है वो आप ही डाउन हो जाओ, खत्म हो जाओ। इसे जो है पब्लिक जो आज झेल रही है समस्या से उन्मुक्ति मिल जाओगे। अच्छा, आप एक छोटो सो ब्रेक फिर से ले, वहाँ ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ावा। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भूली बिसरी याद और बधाइयां को सेगमेंट आओ देखा। बधाइयाँ बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारा न जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो, उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। भूली बिसरी यादें। सब काम बराबर है, कोई छोटो कोई बड़ो को न हुआ है ना, और सब फील्ड को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अधिकतर में लोग में चलन किया है कि बिजनेस में बड़ी लगाओ, अराउंड 90% जहाँ तो अंदाजे बोलो 90% में लोग बिजनेस है, और मारवाड़ी की पहचान भी एक तो बिजनेसमैन को रूप से हुआ। लेकिन अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, अब एजुकेशन लेवल बढ़ जाओ, फील्ड डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो गया, तो हर एक फील्ड में घुसना चाहिए। युवा लोगों से खाली बिजनेस तो करना पड़ेगा, सो बात को नहीं है ना। अभी एजुकेशन लाइन है, आपका पायलट संबंधी है, आपका मिलिट्री संबंधी है, प्रोफेसर हो गया, आपका जैसे आप है ना, टीवी संबंधी हो गया है ना, मीडिया फील्ड में हो गया, तो हर एक फील्ड में सबको होना चाहिए। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं इंजीनियर लक्ष्मण अग्रवाल जी से, और वो बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा थे। जहाँ इतनी लंबो समय करीब 30 वर्ष सरकारी नेपाल सरकार की नौकरी भी करया, और उनके बाद भी कई जगह अलग अलग काम करेड़ा हो, उन आधार पर अगर बोलना पड़े है तो सही मायने में नेपाल को विकास और जनता को जीवन स्तर उठाने के लिए डिक्टेटर लीडरशिप की आवश्यकता कितनी जरूरी होगी है देश में? अभी जो 2047 साल के बाद से जो चेंज आया देश में, उसके बाद से मैं समझू हर एक स्तर में डिसिप्लिन की कमी होती जा रही है, अनुशासन की। कर्मचारी लोग अनुशासन में कोनी, इवन पॉलिटिकल लोग भी अनुशासन में कोनी, राजनीतिक व्यक्तित्व।
और उसके कारण से ट्रेड यूनियन सब खड़ा हो गया हर एक जगह, और हर संस्था की हालत धराशायी है। ये सब ट्रेड यूनियन के चलते हैं, मेरा अनुभव है। तो इन्हें सबने कंट्रोल करने वास्ते अगर विकास, देश ने विकास के रास्ता पर ले जाना है, और वो भी फास्ट, तो एक तो पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल अस्थायित्व देश में आना बहुत जरूरी है। वो चाहे चुनाव होकर के अस्थायी गवर्नमेंट आवा, थाई गवर्नमेंट आवा, एक मेन चीज है वो आ जाओ, तो मैं लोग उम्मीद कर रहा हूं कि जो डिसीजन से फास्ट होगा, देश विकास को काम आगे बढ़ोगे। मगर अभी बात स्थिति अभी को नहीं, और इनमें विकास के काम वास्ते डिक्टेटरशिप भी बहुत जरूरी है। अभी मैंने लगा है कि यहाँ की व्यवस्था होनी पड़ी जिसमें कि कोई आदमी डिक्टेटरशिप टाइप को आदमी आवे, एक डिसीजन होए गवर्नमेंट में, उन्हें इम्प्लीमेंट करे, उसके वास्ते जो भी कॉस्ट भुगतनी पड़े गवर्नमेंट रिस्क लेवा करे, मेरे समझ से काम होगा गो। एक वास्ते थोड़ा सो कमिटमेंट पॉलिटिकल लेवल पे करो कमिटमेंट चाहिए। अच्छा, जहाँ थे आपको जो सरकारी नेपाल सरकार की नौकरी को जो कैरियर में था, उन वर्षा में के अनुभव के आधार में अगर बोलना पड़े तो ईमानदार कर्मचारी जो कि थारे सही में थारी आत्मा न लागे कि यो आदमी ईमानदार, भैया का व्यक्ति से भी कभी भेंट हुई के? मेरे समझ से आप तो पूरा देशवासी जानता होगा, काम कार्रवाई के सिलसिला में लोग मिले ही है, जावे ही है, काम करवाए हुई है। तो ये वास्तव मुझे लगा है कि यहाँ का व्यक्तित्व भी नेपाल में है, और मगर हो सका है कि संख्या नगण्य हो। अच्छा, नेपाल सरकार को एक पूर्व कर्मचारी के हैसियत से अगर बोलना पड़े तो अपने नेपाल में रहनिया जो मारवाड़ी है, इन्होंने सही रूप से अपने आप को परिचय बनाने के लिए क्या करना जरूरी है? मेरे समझ से समाज के लोगों में एक एजुकेशन को प्रचार, शिक्षा को प्रचार बहुत जरूरी है। लोगों ने शिक्षा देनी चाहिए, गार्जियन लोगों ने, बच्चा लोगों ने उसकी क्षमता अनुसार कोई पढ़ सके तो हायर एजुकेशन देना चाहिए। और इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में जो घुसना चाहिए। एक टाइम था कि वह लोग था गवर्नमेंट सेक्टर में अपना मारवाड़ी समाज का बहुत लोग एंटर किया था। मैं देख रहे हूं कि अब नया जनरेशन में बहुत संख्या कम होती जा रही है, अब बहुत कम होगी भी। तो एक तो घुसना चाहिए, देश सेवा में लागना चाहिए, आपका जितनी कैपेसिटी है। और आप तो समाज का बच्चा लोग इतना तेज है, ब्रिलियंट है, मुझे लगा कि दूसरे समाज के बच्चा से बहुत अच्छा है। ये लोग चाहे तो हर सेक्टर में घुस चुका है अपना बच्चा लोग। और इसके अलावा एजुकेशन के अलावा राजनीति में भी अपने समाज के लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। अभी बीच में थारी समावेशी के कारण से सभासद में 8-10 लोग अपने समाज का आया, बहुत अच्छा लगे, एक समाज की रिकॉग्निशन हुई। तो भाई अब आने वाला चुनाव में भी लोगों ने भी अपने जो कैपेबल आदमी है, सक्षम लोग हैं, उन्होंने आगे आने को प्रयास करना चाहिए। और ये आओगा तो निश्चित रूप से अपना देश में समाज के बीच में समाज को इज्जत आगे बढ़ेगी। अच्छा, आपने जी मारवाड़ी समाज में इन दिनों में एक इंटरकास्ट मैरिज बहुत हुआ है और अनसक्सेस भी बहुत किस्सा सुना है, और थे खुद भी थारे परिवार में इंटरकास्ट मैरिज देखेड़ा हो, तो वो हिसाब से थारो अनुभव के कवाई आज के दिन में जो अनसक्सेस रेट है या इंटरकास्ट मैरिज में प्रॉब्लम किए है? में हर एक केस में अपना समाज का जो मारवाड़ी समाज में मारवाड़ी से जो ब्याह कर रहा है, उनमें भी मैं तलाक को स्थिति बहुत देख रही हूँ। इवन काठमांडू में भी कई केसा मारवाड़ी स्वास्थ्य समिति पंचायती के हुआ है, कई केसा सामने आदि है। तो यह बात को नहीं कि इंटरकास्ट में ये चीज हुआ है, अपने समाज के बच्चा से भी शादी करने में यह समस्या आवे विभिन्न कारण से। और इंटरकास्ट मैरिज में चूंकि दोनों पक्ष, दोनों बच्चा आपने एक दूसरे ने जाना है, पहचाना है, उसको मेंटेलिटी, आपको मेंटेलिटी एक दूसरे ने लोग शेयर कर रहा है, देखा है
कि अपन कंटिन्यू कर सका हाँ भावी जिंदगी, तभी हिसाब से वो मैरिज हुआ है। और यहाँ का मैरिज जो इंटरकास्ट मैरिज हुआ है, काठमांडू में भी बहुत मैरिज होया है, वो मैं अनसक्सेस को मैं को नहीं सुने। मैं अभी तक मेरे दिमाग में जो मेरे सुनने में आई, मारवाड़ी समाज के भीतर का ही बच्चा लोगों में ये झंझट हो मैं देख रहे हूँ। अब कोई हो एक्सेप्शन में तो मैं को नहीं बता सकूँ। थारू कहने को मतलब इंटरकास्ट होने के कारण सही अनसक्सेस हुआ है या जरूरी को नहीं? ना, जरूरी को नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आप इन कार्यक्रम में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है। बहुत धन्यवाद। बहुत हिमालय टेलीविजन की तरफ से यह छोटी सी भेंट आपके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था इंजीनियर लक्ष्मण अग्रवाल जी से। आप इना की बातचीत सुनिया और नेपाल सरकार का अगर कोई भी लोग ये कार्यक्रम देख रहा है और इना की जो बातचीत ये बताया है या सुन रहा है, तो सबसे बड़ी चीज जो ये कहा कि पॉलिटिकल स्तर में कमिटमेंट की जो आवश्यकता है देश विकास के लिए, बस सबसे जरूरी है। इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते को दर्शक प्रश्न को जवाब, उनके विजेता को नाम और यी हफ्ताको दर्शक प्रश्न एक बार फिर से। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी मध्ये सबैभन्दा तीव्र गति केको हुन्छ? अप्सन ए बैलगाडा, अप्सन बी हवाई जहाज, अप्सन सी प्रकाश र अप्सन डी ध्वनि। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी प्रकाश। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 47 57 48 66, 98 180 056 50, 98 160 54 794, 98 18 180 084, 98 140 16 24 77। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 48 71 87 99, 98 41 79 87 14, 98 43 590 413, 98 41 260 796, 98 41 28 67 71। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 51 17 39 85, 97 41 10 51 49। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनुभएको छ 98 18 98 83 40। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, पितृपक्षलाई अर्को के नामले पनि चिन्न सकिन्छ? अप्सन ए मातातीर्थ औंसी, अप्सन बी ऋषि तर्पणी, अप्सन सी सोह्र श्राद्ध, अप्सन डी कुशे औंसी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार और नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी यहाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड अगर देखना हो तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप ट्विटर में भी यहाँ उमें फॉलो भी कर सको हो। नमस्कार।